वीडियो लेके आया हूं जिसमें आज फिर हम जो वही पॉलिटी सेक्शन है जो हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पूरी पॉलिटी सेक्शन, उसी के रिलेटेड हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे। बट जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके लिए जो मैं लेके आया हूं, आई होप कि आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। आज जो मैं लेके आया हूं दैट मे बी अगर आपको पॉलिटी के रिलेटेड नहीं तो क्या पता आपको करंट के रिलेटेड ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाए। जिनको पता है दैट्स वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लें। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और अच्छे अच्छे लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था जो मैंने आप सभी के लिए कि व्हेन वाज पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। मैंने सारे कमेंट पढ़े थे एक एक करके, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि पंचायती राज सिस्टम है जो इंडिया में वो इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान में, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट थी 1959 में। फिर राजस्थान के बाद वो हुआ था इंट्रोड्यूस्ड आंध्र प्रदेश में। अगर आपको नहीं पता ये पॉइंट भी ऐड कर लें। अब आज का जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट नेशनल पंचायती राज डे और दिवस 2020। क्या होता है कि जो नेशनल पंचायती राज डे और दिवस है वो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारी पंचायती राज के रिलेटेड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो अमेंडमेंट थी दैट वाज कम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल। तो इसी के रिलेटेड हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे और दिवस मनाया जाता है। और उसी तरह इस साल भी ड्यूरिंग कोविड दैट इज अप्रैल ऑफ 24 अप्रैल ये नेशनल पंचायती राज डे मनाया गया, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है वो क्या करती है, वेरियस पंचायत को अवार्ड देती है। और वो जो अवार्ड है वो कौन से 4 अवार्ड हैं इसके अंडर। कौन कौन से? पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दूसरा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार, तीसरा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड एंड चौथा चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो इस दिन दिए जाते हैं वेरियस पंचायत को ऑल ओवर इंडिया। और इसकी क्या खासियत है कि इस साल जो 2020 के जो अवार्ड्स दिए गए, 3 अवार्ड जो हैं हमारे J&K में वेरियस पंचायत को दिए गए हैं। आई होप कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता भी होगा, जिनको नहीं पता, और जो बच्चे उस पर्टिकुलर पंचायत से बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से बच्चे उस पर्टिकुलर पंचायत से बिलोंग करते हैं। देखो जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार है ये दिया गया पंचायत टांगरी, जो आप सभी को पता होगा कहां पे, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। यह अवार्ड उस पंचायत को दिया गया पंचायत टांगरी। जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो अवार्ड है वो दिया गया है पंचायत जलूरा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। और जो चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड है ये दिया गया पंचायत जमुला लोर जो भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर? ये 3 अवार्ड जो हैं 2020 में पंचायती राज दिवस के डे में दिए गए। और ये जो तीनों थे जो हमारी 2 राजौरी डिस्ट्रिक्ट से थी पंचायत टांगरी और दूसरा पंचायत जमुला लोर, और जो एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट से थी दैट इज पंचायत जलूरा। आई होप कि आपको ये जो करंट नॉलेज है आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल करेगी। तो जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लें इस नॉलेज को, दैट मे बी हेल्पफुल इन फ्यूचर। क्लियर? अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। देखो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसके रिलेटेड कुछ चीजें आपको दिमाग में आई होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो एक है हमारे रिलेटेड एडॉप्शन, एक है एनफोर्समेंट, एक है कमेंसमेंट। ये 3 चीजें हैं, एडॉप्शन, एनफोर्समेंट और एक और है दैट इज इनेक्टमेंट। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में आ जाए which of the following is the commencement date of the constitution, which of the following is the adoption date of the constitution,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएक्टमेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पहले हम देखते हैं इनएक्टमेंट और अडॉप्शन का। देखो आप सभी को पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, इस दिन अडॉप्ट किया गया था। अब इनएक्टमेंट का क्या मतलब होता है? इनएक्टमेंट का मतलब होता है कि जिस दिन किसी पर्टिकुलर बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाएगी, दैट विल बिकम एक्ट एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द इनएक्टमेंट डेट। और उसी तरह इनएक्टमेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो 26 ऑफ नवंबर 1949। क्लियर? अगर आपको पूछा जाए कि क्या अडॉप्शन और इनएक्टमेंट डेट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेम है, बिल्कुल सेम है, दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949। अब हम आते हैं एनफोर्समेंट और कमेंसमेंट। आप सभी को पता है कि नो डाउट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949, बट दैट वाज कम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जैन 1950, दैट इज द एनफोर्समेंट डेट। अब आता है कमेंसमेंट डेट। अगर आप कमेंसमेंट डेट देखोगे ना तो आप सभी जो बच्चे कहेंगे कि सर कमेंसमेंट डेट दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। जो कमेंसमेंट डेट है दैट इज आल्सो 26 ऑफ जैन 1950 कि जो 26, देखो अब आप यहां से क्या निकलता है कि एनैक्टमेंट और अडॉप्शन वो है 26 ऑफ नवंबर 1949 और एनफोर्समेंट और कमेंसमेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 ऑफ जैन 1950। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। आपको कहीं पे भी एमसीक्यू कहीं पे भी आपको पूछ सकते हैं, बच्चे इन कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कमेंसमेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं 26 नवंबर तो नहीं थी? नो, कमेंसमेंट और एनफोर्समेंट सेम, अडॉप्शन और इनैक्टमेंट सेम। क्लियर? आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि इसकी क्या पॉइंट की रहे। मुझे लगा कि आपको ये बताना जरूरी है ताकि आपको ये चीज कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। दैट इज हमारा जो लेक्चर है रिलेटेड टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आ चुके हैं, उनके रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जो पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? पहला ऑप्शन देखो सेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे, दूसरा ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे, या दोनों, या नन ऑफ दिस। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। देखो सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है, सेंटर पे जो गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इस लोकल गवर्नमेंट में आ जाती है हमारी दैट इज द रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और फिर आती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जिसमें आती है हमारी म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें। अब देखो जब सारी, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर होनी चाहिए। जब सारी की सारी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पास रखी होंगी तो वो जो फीचर होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस जो सारी की सारी पावर्स होती थी किन के पास होती थी? ब्रिटिशर्स के पास। तो वो था पावर का सेंट्रलाइजेशन था, सारी की सारी पावर्स एक बॉडी के पास होना, दैट इज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बट जब उन्हीं पावर्स का डेवोल्यूशन हो जाए टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब पंचायती राज किस प्रिंसिपल पे आया था कि जो पावर्स हैं वो लोगों को दी जाए, एम्पावरमेंट की जाए लोकल लोगों की, उनको पावर्स दी जाए ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि हमारी डेवलपमेंट कैसे हो। तो ये किसका फीचर है? ये डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया फर्स्ट टाइम। कब अमेंड किया गया था? पहला ऑप्शन देखो क्या 1961 में किया गया था, फिर दूसरा ऑप्शन देखो दैट इज 1958, तीसरा ऑप्शन 1951 एंड चौथा ऑप्शन 1960। करेक्ट आंसर इज 1951। और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो इंपॉर्टेंट चीज थी, और 3-4 चीजें और भी डाली गई थी, बट जो इंपॉर्टेंट था दैट इज हमारा जो 9th शेड्यूल था दैट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1951। एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था
जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था हमने? दैट इज 26 ऑफ नवंबर 1949। 1949 इस दिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, एट दैट टाइम वी हैव 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। और आज की डेट में हमारे पास कितने शेड्यूल हैं? दैट इज 12 शेड्यूल्स, टोटल 12 शेड्यूल है। और जो 9th शेड्यूल था वो डाला गया था थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वो कब हुई थी? दैट इज 1951 में। तो एक एमसीक्यू में आपको बहुत सारे आंसर मिल गए। जो चीजें आपको लगता है कि आपने शायद मिस कर दी, उसको जो आपके ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर उनमें ऐड ऑन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आपको पता यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है? नहीं। किस में आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो कहता है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है? क्या आर्टिकल 46 डील करता है? क्या आर्टिकल 44 डील करता है? क्या आर्टिकल 43 डील करता है या नन? तो राइट आंसर इज दैट इज आर्टिकल 44, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चों के टोटल क्वेश्चन में से कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाएगी आपकी तैयारी कहां पे लैग कर रही है। और आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कहीं डाउट आता है या आपको कोई चीज आपने पढ़ी है आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएं कि सर प्लीज इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा समझा दें, तो मैं स्टार्टिंग वाले पार्ट में वो आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है विच अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। आपको पता है कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था दैट वाज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना एट दैट टाइम इट वाज अवर फंडामेंटल राइट, वो हमारा फंडामेंटल राइट था। बट आज की डेट में हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, वो क्या है? एक लीगल राइट है। तो कहता है किस अमेंडमेंट के थ्रू उसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बनाया गया था? कहता है 44th अमेंडमेंट 1976 के थ्रू? नहीं। 42nd अमेंडमेंट 1978 के थ्रू? 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर इज 44th अमेंडमेंट 1978। इस 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटाया गया था, अमेंड किया गया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताना चाहता हूं कि ये जो 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है, इस 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजेस की गई थी, इसलिए इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या पता कहीं आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी थी? 42nd अमेंडमेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय। आपने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब कहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये जो प्रोविजन था ये किस प्लान में किया गया था कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, ये किस प्लान में बोला गया था? ऑप्शन देखो, क्या माउंटबेटन प्लान में बोला गया था? बिल्कुल नहीं। क्या कैबिनेट मिशन में बोला गया था? बिल्कुल सही। कैबिनेट मिशन में बोला गया था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और उसके इतने मेंबर्स होंगे, सारी डिटेल्स कैबिनेट मिशन में दी गई थी। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन, कि कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, तो बट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कब स्टार्ट किया था? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी उनकी? 9th of December 1946 को। 9th of December 1946 को जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे सभी बैठे इकट्ठे हुए और उन्होंने उस दिन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग स्टार्ट होगी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। और जिस दिन वो सारे इकट्ठे हुए दैट इज ऑन 9th of December 1946 को, उसी दिन फॉर ए टाइम बीइंग टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर बाद में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए परमानेंट प्रेसिडेंट में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? ये है। अब देखो ऑप्शन देखो, 10 दिसंबर 1946 क्या ये राइट आंसर है? नो। 13 दिसंबर? नो। 9 दिसंबर 1946, तो करेक्ट आंसर इज 9 दिसंबर। अब मैं आपको 13th of December 1946 की एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि इस डेट को जवाहरलाल नेहरू जी ने
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑन 13th of December 1946 जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसके साथ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो पास कब हुआ था, वो मुझे डेट नीचे बताएं। ठीक है, आई होप कि आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। ठीक है, ये 13 दिसंबर 1946 की ये इंपॉर्टेंट डेट की एक इंपॉर्टेंट फीचर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? प्रोविजनल प्रेसिडेंट मींस टेम्पररी प्रेसिडेंट। कौन एक्ट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे। टेम्पररी प्रेसिडेंट थोड़े दिनों के लिए किसको बनाया गया था? दैट इज द सच्चिदानंद सिन्हा। तो करेक्ट आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था इनैक्टमेंट, एनफोर्समेंट, एडॉप्शन और कमेंसमेंट। अब एनफोर्समेंट डेट क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की? दैट इज 26 of Jan 1950 ना। अब देखो पहला ऑप्शन देखो 26 of November 1946, नहीं, 26 of Jan 1950 बिल्कुल सही। अब तीसरा ऑप्शन देखो 26 of November 1949। अब ये डेट कौन सी थी? दिस इज द अडॉप्शन डेट, नॉट एनफोर्स डेट। क्लियर? तो फोर्स डेट कौन सी थी? 26 of Jan 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड बाय, कि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, बट उनको सस्पेंड किया जा सकता है। और कौन कर सकता है वो? क्या वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? क्या वो पार्लियामेंट कर सकता है? क्या वो प्रेसिडेंट कर सकता है या पीएम कर सकता है? आप मुझे बताओ कौन कर सकता है? द राइट आंसर इज दैट इज प्रेसिडेंट। ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। वो इमरजेंसी में है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इतना सा याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इनमें से कौन सी कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। ब्रीफ में समझा रहा हूं मैं। देखो रिटन का क्या मतलब होता है, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन जैसे हमारा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन में इंडिया, यूएसए, ये सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन का मतलब क्या होता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एक पर्टिकुलर बुक हो। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक पूरी बुक है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, हमें एक चीज यहां से या यहां से नहीं देखनी पड़ती। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड एक पूरा एक डॉक्यूमेंट हो, वो हो गया रिटन। अनरिटन का ये मतलब नहीं है कि सारा अनरिटन है, नो। अनरिटन मींस जैसे यूके के एग्जांपल लेते हैं कि वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके कस्टम्स जो चल रहे आ रहे हैं उस पे बेस्ड है, ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं उस पे बेस्ड है, और वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर का सोर्स है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कहीं एक जगह नहीं लिखा हुआ। तो बट रिटन में एक जगह पे सब चीजें लिखी होती हैं। अब क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस नहीं होती? मींस ऐसी चीजें भी होती हैं जो लिखी नहीं गई। तो रिटन मींस जहां पे एक पर्टिकुलर जो पूरी चीजें हैं, सोर्स है, उनको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखा हो। अनरिटन मींस जहां पे कस्टम्स पे बेस हो, ट्रेडिशंस पे बेस हो, और डिफरेंट सोर्स हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कहीं एक जगह ना लिखा हो, तो वो हो गया अनरिटन, जिसके हम एग्जाम्पल लेते हैं यूके। अब ये पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का तो ओल्डेस्ट है नहीं ना, इंडिया का तो 1949 में बना। ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? दैट इज यूएसए का। यूएसए का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि जितने ज़्यादा आप मुझे प्यार देंगे उससे 4 गुना मैं ज़्यादा हार्डवर्क करके आपके लिए लेक्चर तैयार करके लाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा अपने लेवल पे हार्डवर्क ना करना पड़े। आप बिल्कुल लेक्चर सुने और आपकी जो नॉलेज है वो अपडेट भी होती रहे, और आपको अपनी तैयारी का पता भी चलता रहे कि आप आपकी तैयारी कहाँ स्टैंड करिए, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। और आप इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।